ईरान पर नजर डाली तो कीमत भारी चुकानी होगी। ये शब्द ईरान के कहे जा रहे हैं यूएसए जैसी बड़ी ताकत को। और ये केवल अल्फाज नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके ईरान ने अपना दावा पक्का भी कर दिया है। याद रखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि हॉर्मुज जलडमरू केवल एक समुद्री रास्ता नहीं है, क्योंकि यहीं से दुनिया का लगभग 30% से भी ज्यादा नेचुरल गैस और ऑयल का सप्लाई गुजरता है। ये एक चोक पॉइंट है ग्लोबल इकोनॉमी का। यहां हल्की सी भी टेंशन पेट्रोल से लेकर के स्टॉक मार्केट में तहलका मचा सकती है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम हॉर्मुज के बदलते हुए पावर को देखेंगे। देखेंगे कि हॉर्मुज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ईरान ने इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया है। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं हम। तो दोस्तों, अभी देखिए इशू क्या बताया जा रहा है कि ईरान ने टेम्पोरेरीली रिस्ट्रिक्ट कर दिया है मूवमेंट इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज ड्यूरिंग लाइव फायर नेवल ड्रिल। अभी देखिए क्या किया गया है हॉर्मुज जलडमरू में, यानी कि हॉर्मुज जो एक स्टेट है, स्टेट होता है बच्चों, जलडमरू होता है दो एरिया को जोड़ने वाला पानी का रास्ता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉर्मुज बोलते हैं। नॉट हॉर्मुज, स्ट्रेट बोलते हैं, हॉर्मुज तो उसका नाम है। ये जो हॉर्मुज है ये ओमान और ईरान के बीच में आता है। मैं आप लोगों को एक बार मैप से समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए बच्चों, ये दिखाई दे रहा है, ये आपको ओमान दिखाई दे रहा है, ये पूरा एरिया आपको ईरान दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे यूएई। ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ये वाला जो रास्ता है, इसे ही हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। अब आप लोग यहां पे क्या देखेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है तो दिखने में छोटा सा पतला सा रास्ता, लेकिन यहां पर आपको इस तरफ का पूरा एरिया और इस तरफ का पूरा एरिया, पूरा एशिया, इधर जाके पाकिस्तान वाकिस्तान भारत भारत आ जाते हैं, और इधर ऊपर की साइड जाओगे तो आप लोग यूरोप वगैरह मिल जाएगा। तो यहां पे आप देखोगे तकरीबन 30% से भी ज्यादा ऑयल और नेचुरल गैस का आदान प्रदान यहीं से ही होता है भाई साहब, यहीं से ही होता है, आप लोग देखोगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, यहीं पर ही ईरान ने अभी ब्लॉक कर दिया है, रास्ता को ब्लॉक कर दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि भाई साहब ये ईरान ने क्यों किया। ईरान से पूछा गया तो ईरान ने साफ बोला कि ये कुछ नहीं है, ये टेम्परेरी कर रहा हूं मैं, यानी कि कुछ समय के लिए कर रहा हूं, और इसकी वजह यह है कि मैं यहाँ पे अपनी नेवी की ड्रिल कर रहा हूं, एयरफोर्स की ड्रिल कर रहा हूं, यानी कि मैं मिसाइलें मिसाइलें दाग के देख रहा हूं कि भैया मेरी पावर कितनी है, यानी कि मैं एक अपना ड्रिल कर रहा हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं। और जब भी प्रैक्टिस किया जाता है तो एक इंटरनेशनल लॉ है कि जब भी आप लोग अपने अब देखिए क्या होता है, यहां पे एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, समझा दूं, फिर से आप लोग समझिएगा इस बात को, कि ये जो देखिए ओमान है ना, ये जो ओमान है, तो ओमान का भी यहां पर अधिकार है और ईरान का भी इस यहां पर अधिकार है, क्योंकि दोनों के बीच में आता है। तो 12 नॉटिकल माइल तक दोनों दोनों का अधिकार है। यहां पे 12 नॉटिकल माइल तक ईरान का, 12 नॉटिकल माइल तक ओमान का। तो अपने 12 नॉटिकल माइल वाले एरिया में ये ड्रिल कर सकता है, ईरान ड्रिल कर सकता है, इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहा हूं। तो जाहिर सी बात है यहीं पे इस लॉ का इस्तेमाल करते हुए क्या कहा है ईरान ने कि भैया मैं तो मिलिट्री ड्रिल कर रहा हूं, मैं तो लाइव फायर नेवल ड्रिल कर रहा हूं, यानी कि मैं अपनी नेवी को कितना मजबूत है कितना मजबूत नहीं है ये चेक कर रहा हूं। लेकिन हाँ दोस्तों, असल मुद्दा कुछ और ही है। असल मुद्दा मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, एक एक पॉइंट पे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी टेम्पररी इसको ब्लॉक कर दिया गया है और कहा गया कि भैया कुछ घंटे के बाद इसको हम लोग ओपन कर देंगे। अब जैसे ही ये ब्लॉक हुआ, ग्लोबल लेवल पे टेंशन बढ़ गई, ग्लोबल लेवल पे पूरी दुनिया परेशान हो गई कि भाई ये क्या कर दिया इस बंदे ने, ये ईरान ने क्या कर दिया। यहां से 30%, समझिए आप 30%, यानी कि तकरीबन पूरी ग्लोबल सप्लाई का 30%, 1/3 सप्लाई सिर्फ और सिर्फ इस पतले से रास्ते से जाती है। 33 किलोमीटर की चौड़ाई है इसकी, मात्र 33 किलोमीटर की, आप सोचिए। तो यहां से गुजरती है ये जितनी भी सप्लाई है 30%। तो ये अगर यहां पे ब्लॉक हो जाएगा तो ऑयल की सप्लाई ही रुक जाएगी, ऑयल की सप्लाई रुक जाएगी तो पूरे ग्लोबल लेवल पे यहां तेल की कीमत बढ़ जाएगी, तेल की कीमत बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है भैया हर तरीके महंगाई अपना बढ़ जाएगी, और इसी महंगाई को तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो न जाने कितनी अर्थव्यवस्थाएं, न जाने कितनी इकोनॉमी यहां पे तबाह बर्बाद हो जाएंगी। समझिए इस बात को। तो यहां पे पूरी दुनिया टेंशन में आ चुकी है कि भाई साहब ईरान को यहां रोकने की जरूरत तो अपने को पड़ेगी। खासकर ये टेंशन किसकी किसकी वजह से है, तो यूनाइटेड स्टेट्स की वजह से है। अब यूनाइटेड स्टेट्स कैसे है, यहां पे ध्यान सुनिएगा। अमेरिका ने और यूरोप के कुछ देशों ने 2015 में एक एग्रीमेंट साइन किया था ईरान के साथ। ईरान के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, यूरोपियन कुछ देश थे और यहां पर यूएसए भी इसमें इंक्लूड था, कि भाई ईरान अब क्या करेगा, अपनी न्यूक्लियर पावर नहीं बढ़ाएगा।
यानी कि न्यूक्लियर पावर जैसे बॉम्ब, एटॉम बॉम्ब वगैरह नहीं बनाएगा। ये साइन किया गया था ईरान के साथ, नो डाउट, है ना। ईरान ने भी बोला कि ठीक है, मैं हाई एनरिचमेंट यूरेनियम का इस्तेमाल नहीं करूंगा। हाई एनरिचमेंट जो यूरेनियम होता है ना बच्चों, हाई एनरिचमेंट यूरेनियम होता है, इससे बॉम्ब बनता है, इससे बॉम्ब बनता है। और जो लो एनरिचमेंट यूरेनियम होता है उससे बिजली बनाई जाती है। तो ईरान ने कहा कि मैं सिर्फ लो एनरिचमेंट यूरेनियम का ही इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि बिजली तो बनानी होगी ना यार, सीधी सी बात है, एनर्जी सप्लाई तो मुझे चाहिए। तो इन्होंने बोला ठीक है चलो। लेकिन आगे चल के 2018 में क्या होता है, यूएसए इससे निकल जाता है, बोलता मैं इस एग्रीमेंट से बाहर जा रहा हूं, और ईरान पे बहुत सारे सैंक्शन लगा देता है। बोलता नहीं भाई, डील क्या हुई थी कि ईरान पे यूरोप सैंक्शन नहीं लगाएगा, और इसके बदले में ईरान अपनी जो एटॉमिक बम बनाने की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना, या फिर यूं समझ लीजिए कि परमाणु शक्ति बनने का सपना जो देख रहा था ईरान, वो स्थगित कर देगा कि भैया मैं नहीं बनूंगा परमाणु शक्ति, नहीं बॉम्ब बनाना है मुझे। ये दोनों के बीच में डील हुई। लेकिन जब 2018 में यूएसए इस डील से बाहर निकल गया और ईरान को उसने अपना शिकंजा कसा और बोला कि नहीं भाई मैं तो सैंक्शन लगाऊंगा तुम पे, तो भैया ईरान भी क्यों मानेगा बॉम्ब नहीं बनाने से। ईरान ने भी बोल दिया कि भैया मैं भी बॉम्ब बनाऊंगा। तब से लेकर आज तक ईरान और यूएसए में टेंशन चल रही है, और हाल ही की दोनों में बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ चुकी है, जिसका नतीजा आप लोगों को यहां पे दिखाई देगा। तो अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा टेंशन है। तो ये जो ड्रिल करने का बहाना दे रहा है ये ईरान, एक्चुअली ये ड्रिल नहीं है भाई साहब, एक्चुअली ड्रिल नहीं है, ये एक मैसेज है पूरे दुनिया को कि देखो भैया पूरी दुनिया में महंगाई को उठना, महंगाई को गिराना हमारे कंट्रोल में ही है। मतलब हमारे कंट्रोल में भी है, 30% तो खैर हमारे कंट्रोल में है ना, तो मैं महंगाई को बढ़ा भी सकता हूं, घटा भी सकता हूं, और बहुत बड़ा असर डाल सकता हूं ग्लोबल इकोनॉमी पे। और यहां पे अपने हथियारों का डेमोन्स्ट्रेशन करना, यानी कि एक बार्गेनिंग पावर है ईरान के पास अपनी बात मनवाने का, कि भैया देखो अगर मैं खतरे में आया तो सीधी सीधी बात है मैं यहां पे चौक लगा दूंगा, जाहिर सी बात है भैया। तो ये एक ईरान पूरी दुनिया को मैसेज भी देना चाह रहा है कि भैया मैं कमजोर नहीं हूं, यूएसए अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं समझे, मैं बहुत सारे एक्शन ले सकता हूं, ठीक है। तो ये एक मैसेज दिया गया है, नो डाउट बोला गया है। भाई देखिए, सवाल जब पूछा जाएगा कि भैया आपने ऐसा क्यों कदम उठाया इतना बड़ा, तो डेफिनेटली सवाल में बंदा क्या ही बोलेगा, यही तो कहेगा ना कि देखो यार मैं कुछ समय के लिए कर रहा था, ड्रिल व्रिल कर रहा था, बहाने ही तो बनाएगा। लेकिन वास्तविक रीजन ये है कि वो यूएसए को मैसेज देना चाहता है कि ना गुरु ना, ठीक है, इधर नजर ना डाल देना, काफी देर से तुम्हारे चिक 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 देख रहा हूं, ईरान के ऊपर ये कर दूंगा, ईरान के ऊपर वो कर दूंगा, हमने एक ही झटके में ना पूरी दुनिया को टेंशन दे दिया, समझिए इस बात को, हमें कमजोर ना समझिएगा। तो यहाँ पे ईरान ने बोल तो दिया है तो भैया ये एक टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शन था, बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। हम यहाँ पे लाइव सरफेस फायरिंग यानी कि अपने मिसाइलों के टेस्टिंग वगैरह कर रहे थे समुद्र के अंदर, ये कैसे काम करता है, ठीक है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ देख रहा था कि मेरा जो मेरीटाइम सुरक्षा है कि नहीं, यानी कि समुद्री मेरीटाइम सिक्योरिटी का मतलब समुद्री सुरक्षा, कि हमारे यहाँ पे समुद्री सुरक्षा है कि नहीं है, ये मैं चेक कर रहा था, ऐसा ईरान के द्वारा कहा गया है, ठीक है बच्चों। ईरान ने साफ बोल दिया है कि भैया मेरा रूटीन सेफ्टी ड्रिल है, रूटीन सेफ्टी ड्रिल है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ घंटों में इसको हटा दूंगा। क्लियर बच्चे यहाँ पे। चलिए अब देखिए इसने क्यों किया है, ये ईरान ने क्यों किया है, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोग पूरी कहानी बता चुका हूं, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सेफ्टी, वैसे ईरान ने बोला है कि भैया मैं तो सेफ्टी ड्यूरिंग सेफ्टी जो कर रहा था, सेफ्टी के लिए एक एक्सरसाइज कर रहा था, ड्रिल ड्रिल का मतलब होता है एक्सरसाइज कर रहा था, ठीक है बच्चों, लाइव एक्सरसाइज कर रहा था, अपनी मिसाइलों को चेक कर रहा था मैं कि भैया बढ़िया से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। लेकिन यहां पर इसके अलावा क्या क्या और कारण है, ध्यान से देखिएगा, स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है, यानी कि ये डिस्प्ले कर रहा है, ईरान दिखा रहा है कि मेरे पास भी पावर है, ये सारी सारी मिसाइलें हैं। और ये क्यों दिखा रहा है, ये देखिए, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, इसमें अक्सर अमेरिका क्या करता है, अपनी जो मिसाइलें भेजता रहता है, पेट्रोलिंग करता रहता है, भैया तुम्हारे यहाँ पे क्या लेना देना है। तो अमेरिका जो है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, जो कि हॉर्मुज जलडमरू है ना, यहां पर कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता है, अपनी आर्मी भेजता रहता है। और ओमान में बता रहे भैया नेवी का बेस भी है, ओमान में यूएसए का नेवी का बेस भी है। तो यहाँ पे ईरान ईरान के आसपास इर्द गिर्द हमेशा घूमता रहता है यहाँ पे यूएसए। तो यूएसए को एक चैलेंज के तौर पे ये एक ड्रिल दिखाया गया है कि भैया मैं ब्लॉक कर दूंगा, टेंशन ना लो तुम, ज्यादा मेरे पे दबाव डालोगे तो मैं ये काम भी कर सकता हूं। तो यहाँ पे देखोगे ईरान और यूएस की टेंशन, नेवी की टेंशन, जैसे कि देखो यूएस क्या करता है, ड्रोन इंसिडेंट्स हमेशा होते रहते हैं, यूएस की तरफ से ड्रोन उड़ते रहते हैं ईरान के ऊपर, भैया तुम क्यों करोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, कि ये पूरा का पूरा एक मुद्दा दिखाई दे रहा है यूएस और ईरान के टेंशन का, पूरा रिजल्ट दिखाई दे रहा है। और अभी हाल ही में
एक मीटिंग की बात की गई, मीटिंग बुलाई गई, ठीक है, जेनेवा में एक मीटिंग बुलाई गई। और इस जेनेवा की मीटिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? तो यूएस पार्टिसिपेट किया है, और ये ईरान पार्टिसिपेट किया है, और मध्यस्थता किया है ओमान ने बोला है कि भैया मैं बीच में हूं और हम बात करते हैं। यहाँ पे दोनों की बातचीत चल रही है। अभी देखिए, यूएस जो है ये कह रहा है कि भैया तुम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाओगे। ईरान बोल रहा है कि ठीक है, तुम सारे के सारे सैंक्शन हटा दो, जैसे कि 2015 में हमारी डील हुई थी। अब तुम सैंक्शंस भी लगा रहे हो और मैं बॉम्ब भी ना बनाऊं, है बच्चा? ऐसा हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है चच्चा, ये नहीं चलेगा हमारे पास। तो यहाँ पे यूएस और ईरान के बीच में जो एक टॉक चल रही है, बातचीत चल रही है जेनेवा में। अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या होता है। और ओमान और बेचारा शांति प्रिय देश है यार। ओमान हमेशा देखना, कभी भी देखना, ओमान ना झगड़ा सुलझाने की कोशिश करता रहता है। तो ओमान यहां पर झगड़ा सुलझाने की कोशिश कर रहा है। अभी देख लीजिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये दिखाई दे रहा है, ये गल्फ ऑफ ओमान हो गया, ये पूरा ओमान हो गया, ये पूरा ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। इधर से दुबई हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, पर्शियन गल्फ हो गया, कुवैत हो गया, इराक हो गया। ये सभी को जोड़ता है, ये सभी को जोड़ता है। और किससे जोड़ता है? इंडियन ओशन से जोड़ता है, इंडियन ओशन से जोड़ता है, याद रखना। यानी कि एशिया में जितनी भी सप्लाई जाती है ना, उस एशिया में जितनी भी सप्लाई जाती है ना, उसका मैक्सिमम जो सप्लाई है ना, वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है। अब एक बार सोच के देखिए, यहीं पे ब्लॉकेज हो गया तो सप्लाई अपने आप ही रुक जाएगी, तो कितना ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगा, यही यहां पे बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है बच्चे, चलिए। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ये जो लिंक पर्शियन गल्फ को, गल्फ ऑफ ओमान को, इंडियन ओशन को लिंक करता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, ये वर्ल्ड का नैरोएस्ट यानी कि बहुत ही पतला पानी का रास्ता है, जल डमरू है, बहुत ही पतला जल डमरू है। ये एक चोक पॉइंट है जहां पे बहुत सारे जहाज एक साथ जाए, जैसे सड़क में होता है ना, सड़कों में बहुत सारे एक कारें घुस जाए तो चोक हो जाता है। तो ये चोक पॉइंट कह सकते हो, जहां पे तकरीबन 20 से 30% ऑफ ग्लोबल सी बॉर्न क्रूड ऑयल ट्रेड पास होता है। यानी कि तकरीबन तकरीबन 30% या 30% से ज्यादा, मतलब 30% के आसपास का तेल इसी रास्ते से सप्लाई किया जाता है। यहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन, जरा सी भी डिस्टर्बेंस है ना भाई साहब, सीधा ऑयल प्राइसेस को सीधा बढ़ा देंगी, ऑयल प्राइसेस को सीधा बढ़ा देंगी। और जो फ्राइट कॉस्ट यानी कि जो किराया है ना, जब देखिए शिप यहां से चल के इधर आएगा तो किराया होता है ना, किराया लगता है। तो जब तेल ही महंगा हो गया तो किराया अपने आप महंगा हो जाएगा, किराया अपने आप महंगा हो गया तो जाहिर सी बात, एक तो देखिए ऑयल का प्राइस यूं ही बढ़ रहा है क्योंकि यहां से ऑयल का सप्लाई आ नहीं रहा, तो इधर जो सप्लाई है उसी सप्लाई से काम चलाना पड़ेगा। तो डिमांड उतनी है और सप्लाई कम होगी, तो जाहिर सी बात है कीमत बढ़ेगी, तो कीमत बढ़ती रही। उसके बाद अगर कर कुर के थोड़े पतले पतले रास्ते से कोई इधर से आता भी है तो कीमत बढ़ जाएगी, फ्राइट कॉस्ट बढ़ जाएगी, यानी कि जो जो किराया जो है शिपों का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ऑयल प्राइसेस अपने आप ही बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज देखोगे, ये जितने भी शिप आते हैं ना, उनका इंश्योरेंस होता है, उनका इंश्योरेंस होता है। तो जितना ज्यादा खतरे वाली जगह से गुजरेगी ना शिप या गाड़ी, उतना ही ज्यादा इंश्योरेंस की कीमत बढ़ेगी। तो अब यहां से जो शिप गुजरेगी उसकी इंश्योरेंस की कीमत भी बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा इंश्योरेंस की कीमत बढ़ेगी, वो सारी की सारी कीमत ऑयल की कीमत में जोड़ दी जाती है। तो आप देखोगे पूरी दुनिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर पूरी दुनिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कीमतें बढ़ जाएंगी तेल की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो सिर्फ एशिया वाले एरिया में ही कीमत बढ़ेगी ना, चाइना वाइना इंडिया भी नहीं, इस तरफ कीमत बढ़ेगी, तो हम पूरी दुनिया की बात क्यों कर रहे हैं? बता, पूरी दुनिया इफेक्ट होने वाली, पूरी दुनिया, ध्यान से सुनना है, इसीलिए तो ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, किस तरीके से पूरी दुनिया इफेक्ट होगी। ठीक है, अभी फिलहाल देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। स्ट्रेटेजिक लोकेशन है भाई, बहुत ही प्यारा लोकेशन है, इंपॉर्टेंट लोकेशन है। लोकेशन जैसे कि मैंने आप लोगों को मैप में बता दिया। कनेक्टिविटी, गल्फ ऑफ ओमान हो गया, पर्शियन गल्फ हो गया, इंडियन ओशन हो गया, सभी को यही तो जोड़ता है। ग्लोबल एनर्जी का कॉरिडोर है, यानी कि यहां से 30% के आसपास एनर्जी की सप्लाई हम लोग देखते हैं। मेजर यूजर्स की बात करते हैं, यहां पे सबसे ज्यादा इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को यूज कौन करता है? सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, यूएई, कतर, जो मैंने आप लोगों को मैप में दिखाया था। और ये सारे तेल की प्रोडक्शन करने वाले देश हैं। उसके बाद आप देखोगे कि ये मैंने कहा बताया, तकरीबन तकरीबन 30% के आसपास यहां से पूरा होता है, जो सप्लाई होता है। और इस 30% का भी 80%, कितना? 80% जो है ना एनर्जी, याद रख लेना, एनर्जी कहां आती है? एशिया में आती है, भारत वाले रीजन में आती है, चाइना वाले रीजन में आती है, समझिए इस बात को, है ना। तो देखिए 80%, ये जो जितना 30% तो उस एरिया सप्लाई होता है, उसका 80% एशिया में आता है, जैसे कि इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये सारे एरिया में आप लोग देखोगे। यानी कि इंडिया की जो डिपेंडेंस है, तकरीबन 40% की डिपेंडेंसी इन्हीं क्षेत्र पे है, 40% की, याद रखना। और 50% की नेचुरल गैस की। तेल की बात करें तो 40% तेल भारत का यहीं से गुजरता है,
और 50% जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो होता है वो यहीं से आता है। तो आप सोचो कि अगर यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगा तो 40% तेल भारत में कम आएगा, तो भारत में कीमतें कितनी ज्यादा बढ़ेंगी। और याद रखें, जो तेल एक ऐसी चीज है ना जिसकी कीमत बढ़ती है तो पूरी अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि तेल इस्तेमाल होता है ट्रांसपोर्टेशन में, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में तेल इस्तेमाल होता है ना, डीजल पेट्रोल। तो अगर इनकी कीमत बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है किराया बढ़ेगा, किराया बढ़ेगा तो हर चीज ही महंगी हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत एक पूरी दुनिया को हिला डालने वाला ईरान ने एक मैसेज दिया है कि भैया हम कमजोर नहीं है। यहाँ पे ईरान ये कहना चाहता है कि भैया बचपन में एक कहानी सुनी थी मैंने कि एक चींटी होती है और हाथी होती है, वो हाथी ना चींटियों को कुचलता हुआ चलता है। तो एक दिन ना एक चींटी हाथी की सूंड में घुस जाती है और हाथी बेचारा परेशान परेशान हो चुका होता है, लास्ट में माफी मांगता है चींटी से, तब वो चींटी सूंड से निकलती है। वही यहाँ पे हो रहा है, यूएसए अपने आप को बहुत ही ताकतवर समझ रहा है, इसलिए भाई जबरदस्ती करता रह रहा है। लेकिन ईरान ने बोल दिया कि भैया ये चोक कर दूंगा ना पॉइंट तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी, और यूएसए तुम भी इससे बचोगे नहीं। कैसे नहीं बचोगे मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ पे देखोगे कि ईरान और यूएस की इतनी ज्यादा टेंशन क्यों है, कि देखिए जितने भी आप देखोगे टेंशन, जितने भी आप लोग देखोगे एक्टिविटी, जैसे कि ड्रोन का जो हो गया, जो ड्रोन उड़ते रहते हैं ईरान वाले एरिया में, ठीक है। यूएस नेवी का प्रेजेंट जो इस एरिया में अपने आप ही आता है, भैया तुम्हारा अपने एरिया में जाओ, तुम यहाँ पे हॉर्मुज वाले स्टेट पे तुम क्यों घुमा फिराव कर रहे हो अपने नेवी का, ठीक है। यानी कि ये ईरान के लिए और यूएस के लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। याद रखना, कोई भी अपनी शक्ति दिखाना चाहता है, कोई भी अपनी स्ट्रेटेजिक यानी कि अपनी कीमत अपनी महत्व को दिखाना चाहता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अपना ड्रिल करने लग जाता है। तो भैया लगता है कि भैया वो तो इंपॉर्टेंट देश है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ना एक मिस कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। मिस कैलकुलेशन यानी कि अब यहाँ पे किसकी पावर ज्यादा है किसकी पावर कम है ये कैसे पता चलेगा, तो हर कोई अपना अपना पावर दिखाने की यहाँ पर कोशिश करेगा भाई साहब। तो यहाँ पे मिलिट्री एक्टिविटीज करके या ड्रिल करके ईरान साबित करना चाहता है कि भैया यहाँ पर हमारा, ये देखो दिखाई दे रहा है पूरा पूरा बेस, ठीक है। किस तरीके से शिप दिखाई दे रहा है, शिप के ऊपर छोटे छोटे जहाज, ये छोटे छोटे मक्खियां नहीं है भाई, ये छोटे छोटे फाइटर जेट्स हैं, ये उड़ेंगे यहाँ पर और पूरा एक्टिविटीज की जाएंगी यानी ड्रिल किया जाएगा। अभी देख लीजिए, जैसा कि मैंने बताया कि जब सारा का सारा एक्शन ईरान के द्वारा लिया जा रहा है, उस दौर में ईरान और यूएसए के बीच में एक टॉक चल रही है जिसको हम न्यूक्लियर टॉक बोलते हैं। न्यूक्लियर टॉक के रूप में हम लोग इसको जानेंगे, ठीक है बच्चों। न्यूक्लियर टॉक के रूप में हम इसको जानेंगे। और न्यूक्लियर टॉक के रूप में क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि ईरान और जो यूरोपियन कंट्रीज थी बहुत सारी, ये सभी मिल, जैसे यूके हो गया, यूएस हो गया, और भी जो फ्रांस फ्रांस, ये सब कुछ मिलके आप लोग देखोगे कि ईरान के साथ एक समझौता किया था कि ईरान अब न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा 2015 में। 2018 में अमेरिका बाहर निकल गया भाई, बाहर निकल गया इस पूरी डील से, और बोल रहा नहीं नहीं भैया ईरान को तो अब मैं मतलब सैंक्शन जो हटाए थे सैंक्शन भी लगा रहा हूं और उसको बॉम्ब भी नहीं बनाने दूंगा। तो यहाँ पे भैया ईरान और उसकी खींचातानी है, तो दोनों के बीच में अभी एक बातचीत जेनेवा में चल रही है, और जेनेवा टॉक के नाम से हम इसको जानते हैं। और ये ओमान है बीच में, इंटरमीडिएटरीज का काम कर रहा है, यानी कि बिचौलिया का काम कर रहा है, समझाने बुझाने के काम कर रहा है दोनों तरीके से। अब ये जो लड़ाई है न्यूक्लियर लिमिट्स वर्सेस सैंक्शंस रिलीफ का मतलब है, ईरान बोल रहा है कि भैया सैंक्शंस हटा दो, मैं न्यूक्लियर नहीं बनाऊंगा, और अमेरिका बोल रहा है कि भैया तुम न्यूक्लियर मत बनाओ तो मैं सैंक्शन के बारे में सोचूंगा। अब यहाँ दोनों टग ऑफ वॉर चल रहा है, ठीक है। दोनों एक तरीके से अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ईरान साफ बोल रहा है एनरिचमेंट विल कंटिन्यू, भैया मैं यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है, नो डाउट बनाऊंगा, सैंक्शन नहीं हटेगा तो मैं बनाऊंगा। हाँ यहाँ पे देखो एक और चीज है कि मिसाइल प्रोग्राम डिक्लेयर्ड नॉन नेगोशिएबल। यहां पर क्या बोला है ईरान ने इस पूरे टॉक में कि देखो भैया आप यूरेनियम की बात करते हो, यूरेनियम एक होता है हाई एनरिचमेंट यानी कि ज्यादा पार्टिकल्स यूरेनियम के होंगे, और एक लो एनरिचमेंट यानी कम यूरेनियम के पार्टिकल्स होंगे। तो ज्यादा जो पार्टिकल्स है ना वो इस्तेमाल नहीं करूंगा मैं, कम वाला कर दूंगा बिजली बिजली बनाने के लिए। लेकिन हाँ मिसाइल बनाने में भैया बात ही नहीं करनी है, मिसाइल बनेगी और बनेगी और बनेगी और बनेगी और बनेगी, ठीक है। तो मिसाइल के लिए तो नॉन नेगोशिएबल है भाई, मिसाइल तो हमको बनाना ही बनाना है, एनी हाउ बनाना है, किसी भी कीमत पर हम लोग मिसाइल बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो यहाँ पे आप देखोगे शायद एक पेज मिसिंग हो गया कहीं से, चलो कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक है बच्चों, मिसाइल तो बनाएंगे ही बनाएंगे। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे कि ये मैंने क्या बताया पूरी दुनिया कैसे इफेक्ट होगी, है ना। तो ये पूरी दुनिया कैसे इफेक्ट होगी अब मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको इंडिया इंडिया सब कुछ बता ही दिया था, इंडिया चाइना सब। अब पूरी दुनिया कैसे इफेक्ट होगी फिर से एक बार प्रॉपर एक एक प्रारूप देखिए। अभी देखिए ईरान का जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, चाइना को जाता है। और अच्छा एक और बात मैं बताता हूं, ईरान ने पूरी तरह से पूरा ब्लॉक नहीं किया है, क्योंकि अगर ईरान पूरा ब्लॉक कर देगा तो ईरान का खुद का भी तो एक्सपोर्ट होता है ना।
तो ईरान खुद का भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो ईरान ने पूरा ब्लॉक नहीं किया, यहाँ पे ईरान ने पार्शियल ब्लॉक किया है। और दूसरी बात, ओमान वाला एरिया तो खुला ही रहेगा ना भाई, ओमान वाला एरिया पे थोड़ी आप लोगों का मतलब ईरान का कब्जा रहेगा, नहीं, ओमान वाला एरिया तो खुला ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो ईरान का जो एक्सपोर्ट है चाइना को जाता है, चाइना को जाता है। अगर ईरान का एक्सपोर्ट चाइना को नहीं जाएगा तो यहां पे चाइना क्या करेगा, दूसरी जगह से ऑयल खरीदेगा, दूसरी जगह से ऑयल खरीदेगा। जैसे कि यहां पे आप देखोगे रशिया से ऑयल खरीद सकता है, याद रखना, लैटिन अमेरिका से ऑयल खरीद सकता है एशिया, ठीक है, ये चाइना, ठीक है, लैटिन अमेरिका से और भी बहुत सारे देश हैं जिनसे अपना तेल खरीदेगा। अब रशिया से हम ऑलरेडी भारत खरीद रहा है मतलब सस्ते दामों पे। अब देखिए यहाँ पे चाइना भी आ जाएगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो रशिया से जो हम कीमत तेल खरीद रहे हैं ना उसकी कीमत अपने आप ही बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले एक खरीदार था, अब दो खरीदार हो गए तो कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। अब देखो क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्लोबल कंपटीशन बढ़ जाएगा ना। और दूसरा देखो, रशिया, लैटिन अमेरिका और भी देश जो बाकी दुनिया वालों को तेल बेच रहे हैं, जैसे कि रशिया खाली इंडिया को थोड़ी बेच रहा है, जैसे मान लो इंडिया 8-10 और देशों को, रशिया 8-10 और देशों को तेल बेच रहा है, लेकिन यहाँ पे चाइना भी घुस गया कि भाई मैं भी खरीदूंगा, मैं भी खरीदूंगा। तो खरीदार अगर बढ़ जाए, डिमांड अगर बढ़ जाए, तो ग्लोबल लेवल पे कीमत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बताओ, है ना। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है, तो चाइना या चाइना जैसे बहुत सारे देश और भी मार्केट ढूंढेंगे, और वो मार्केट जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं गुजरता है, तो वो पूरी दुनिया से खरीदने की कोशिश करेंगे, तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ेंगी और पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई का सामना पूरी दुनिया को करना पड़ेगा। किराया बढ़ जाएगा भाई साहब, ठीक है, इंश्योरेंस बढ़ जाएगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। और यहां पर एक एक ऑर्गेनाइजेशन है, एसएनपी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, इसने दावा किया है कि जो एशिया में, एशिया का जो है ना, एशिया का मार्जिन है ना, वो श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिफाइनिंग मार्जिन एशिया का कम हो जाएगा। अब रिफाइनिंग मार्जिन क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। रिफाइनिंग, जब हम लोग कच्चा तेल खरीदते हैं ना बच्चों, कच्चा तेल खरीदते हैं ना, तो वो रिफाइन किया जाता है, वो एक प्रोसेस से गुजरता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफाइन प्रोसेस, ठीक है। अब ये जो रिफाइन प्रोसेस होता है ना सर, ठीक है, तो इससे डीजल बनाए जाते हैं, इससे हम लोग डीजल बनाते हैं, इससे हम लोग पेट्रोल बनाते हैं, ठीक है, इससे हम लोग तमाम तरीके की चीजें बनाते हैं। तो अगर ये कच्चा तेल ही महंगा हो जाएगा, तो रिफाइन करने के बाद जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन है वो अपने आप ही कम हो जाएगा। कच्चा तेल महंगा हो जाएगा, ठीक है, तो रिफाइन करने के बाद जब मैं, जैसे मान लो कच्चा तेल 100 रुपए का था, कच्चा तेल 100 रुपए का था, रिफाइन करके मैं इसको 200 रुपए का बेचता था, और कच्चा तेल ही होगा 150 रुपए का, तो जाहिर सी बात है पहले 100 रुपए का प्रॉफिट होता था, अब तो 50 रुपए का ही प्रॉफिट होगा ना। तो यहाँ पे देखो, क्या ये रिफाइनिंग मार्जिन, जो मार्जिन यानी कि प्रॉफिट जो था एशिया का, अपने आप ही कम हो जाएगा रिफाइनिंग सेक्टर में। तो ये पूरी दुनिया ही कहीं ना कहीं इफेक्ट होती हुई नजर आ रही है। अभी देखिए इंडिया यहाँ पे क्या करने वाला है, इंडिया को क्या करना चाहिए और इंडिया क्या करने वाला है, देखिए बच्चों, ठीक है। इंडिया अपने एक रिजर्व बना कर रखता है, एक अंडरग्राउंड रिजर्व है इंडिया के पास। पहली बात तो इंडिया क्या कर रहा है, एक इंडिया के पास अंडरग्राउंड रिजर्व है, ठीक है बच्चों, अंडरग्राउंड रिजर्व है। अब ये जो अंडरग्राउंड रिजर्व है ना भाई साहब, ठीक है, ये इसमें इमरजेंसी पेट्रोल हम लोग जमा करके रखते हैं ताकि आड़े वक्त में काम आए, लेकिन ज्यादा दिन का नहीं हो सकता, ये 15 से 20 दिन का ही है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत को यहाँ पे समस्याएं आएंगी, समस्याओं का फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिया ने अपना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बना के तो रखा है, लेकिन सिर्फ 12 से 15 दिन या 20 दिन मैक्सिमम इतना ही खर्चा चला सकता है उस पेट्रोल से, भारत ज्यादा नहीं चला सकता। तो इंडिया को अपने इमरजेंसी यूज के लिए तो है नो डाउट, लेकिन इंडिया को लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, रशिया, यूएस, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, अलग अलग जगहों से तेल खरीदना पड़ेगा ताकि किसी एक चीज पे डिपेंडेंसी ना हो। जैसे कि देखो हॉर्मुज में मैंने क्या बताया, गल्फ कंट्री से तकरीबन 40% का कच्चा तेल और 50% का एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदता है भारत भाई, तो डेफिनेटली ये पूरा 40 और 50% का इफेक्ट होगा ना। तो यहाँ पे डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, क्लियर पॉइंट याद रखना। और ये क्यों, क्योंकि ये जो रशिया से, यूएस से, लैटिन अमेरिका से जो सामान आता है ना भारत में, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं आता। जो गल्फ कंट्रीज है ना, इराक हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, वहां से जो तेल आता है, एलएनजी आता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो आता है, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। लेकिन रशिया, यूएस, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये कहां से आते हैं, कौन से रास्ते से, याद रख लेना, तो ये स्विस कैनल से आते हैं, ये स्विस कैनल वाले रास्ता अपनाते हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे याद रख लेना, स्विस कैनल वाला रास्ता से अपनाते हैं, या फिर केप ऑफ गुड गुड होप वाले रास्ता अपनाते हैं जो कि साउथ अफ्रीका के नीचे वाला एरिया है, या फिर पैसिफिक ओशन से आते हैं। ये मतलब अलग अलग रास्तों से यहाँ पे तेल भारत में आएगा, यानी कि रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा भारत को, क्लियर पॉइंट। अब देखिए एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो कतर से खरीदता है भारत, ठीक है, और अदर सप्लाईज रिड्यूसेस टोटल डिपेंडेंसी, यानी कि जो हम कतर
कतर अभी तक हमारा टॉप पे चल रहा था, लेकिन फिर सेकंड रैंक पे आ गया क्योंकि यूएई के साथ हम लोगों ने एक डील कर लिया है ना, एलएनजी के मामले में। फिर यूएस अमेरिका के साथ अभी हाल ही में 10-12 दिन पहले हमने डील किया था। तो अमेरिका टॉप पे आ चुका है, यूएई सेकंड पे आ चुका है और कतर तीसरा नंबर पे आ चुका है। क्लियर है पॉइंट? तो याद रखना, तो अगर हम लोग कतर को हटा दें कि भैया कतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही तो कतर से तेल आएगा ना, अगर हम लोग कतर को बाईपास कर देते हैं और सारा का सारा डाइवर्सिफाई करके हम लोग अमेरिका से खरीदने लग जाते हैं और भी ये जो यूएई है उसको भी किनारे कर देते हैं भाई फिलहाल के लिए, तो आप देखोगे कि अमेरिका एक हमारे पास बहुत बढ़िया सोर्स बन जाता है एलएनजी के सप्लाई का, एलएनजी के सप्लाई बढ़ाने का भारत के अंदर में। ठीक है, तो आप यहाँ पे ओवरऑल क्या देख रहे हो कि जो सप्लाई डिपेंडेंसी है ना कतर से, वो हमें तोड़नी ही पड़ेगी और भारत यहाँ पे पूरी कोशिश करेगा कि सप्लाई को तोड़े, क्योंकि जब तक ये सप्लाई नहीं तोड़ेगा भाई साहब तो डेफिनेटली यहाँ पे भारत को समस्याएं आने वाली, भारत यहाँ पे समस्याएं बहुत ज्यादा फेस करेगा। ठीक है बच्चों, अभी देखिए अब पूरा सवाल आता है कि क्या ये ड्रिल थी या एक वार्निंग थी, यानी कि ईरान एक ड्रिल कर रहा था या फिर एक चेतावनी दे रहा था। तो जाहिर सी बात है ईरान का ये जो एक्शन है ऑफिशियली तो कहा गया है कि भैया हम अपनी सुरक्षा के लिए ना एक ड्रिल कर रहे थे, लेकिन टाइमिंग ऐसी है कि ड्रिल तो कहीं से नहीं लग रही है भाई साहब, ये लग रही है एक चेतावनी, क्योंकि एक तरफ अमेरिका और ईरान की बातचीत चल रही है जिनेवा में, है ना, और ये दोनों अड़े हुए अपने अपने बात पे, और उसी बीच में ड्रिल होना था। ईरान इतना पागल तो नहीं है भाई साहब, जाहिर सी बात है तेहरान में बैठ के जो डिसीजन लिए गए हैं वो सोच समझ के लिए गए हैं। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वार्निंग दी जा रही है यूएसए को या फिर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को कि भैया हमें कमजोर मत समझना, हम एक ही झटके में पूरी दुनिया ग्लोबल लेवल पे स्टॉक मार्केट हिलाने का क्षमता रखते हैं। क्लियर पॉइंट? ये एक साफ तौर पे एक सिग्नल है ग्लोबल पावर्स को कि भैया हमें कमजोर मत समझना। तो यहां पे आप देखोगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इसीलिए रोका गया, यानी कि ब्लॉक करने की कोशिश की गई ताकि अपनी पावर को दिखाया जा सके। और आप देख लो ना, छोटा सा एक ब्रीफ डिस्क्रप्शन, यानी कि छोटी सी रुकावट भी पूरी दुनिया में तेल महंगा कर रही है। तो दोस्तों ये एक सोच समझ के लिया गया एक्शन है ईरान के लिए, ईरान की तरफ से अमेरिका को जवाब देने के लिए, या यूं कह लो अमेरिका या फिर उसके जो अलाइज हैं, उसके जो साथी लोग हैं, उनको जवाब देने के लिए। तो अब देखना यह है कि आगे क्या होगा, आगे यूएसए क्या एक्शन लेता है और आगे पूरी दुनिया क्या यूएसए को समझा पाती है कि भैया ईरान के साथ इस तरीके का पंगे ना लो, या फिर ईरान अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अभी जो होगा मैं आप लोगों को अगले सेशंस में बताता रहूंगा। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है दोस्तों, यूजफुल लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि इसी तरीके के बेहतरीन सेशंस में आप लोगों के लिए आगे भी लेकर के आता रहूंगा। जय हिंद।